हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच के अंतर को समझेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में। और ये अगर अच्छी तरह से हम लोगों ने समझ लिया तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट तथा कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट के बीच के अंतर को समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच के डिफरेंस को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, टाइप्स ऑफ अकाउंट। मतलब तो टाइप्स ऑफ अकाउंट ये क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे डेबिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है हमारे पास से उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जबकि तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो सभी खर्च और नुकसान को डेबिट करना है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सभी लाभ और आमदनी को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो और दूसरा नेचर, इसके नेचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या नेचर है? तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या सारे कैश ट्रांजैक्शंस का एक समरी है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज अ रेवेन्यू अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? यह एक रेवेन्यू अकाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरह ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाया करती है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसी तरह का ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस, प्रारंभिक शेष। तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, क्या होता है? तो आइदर ओपनिंग कैश हो सकता है, कैश इन हैंड हो सकता है, ओपनिंग है ना, ओपनिंग कैश इन हैंड हो सकता है। ओपनिंग यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो बैलेंस है, ओपनिंग कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक हो सकता है ओपनिंग, और बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो अगर ओपनिंग कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है तो उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में सबसे शुरू में दिखाते हैं। और अगर ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे शुरू में दिखाते हैं। ठीक है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा क्या करते हैं? चौथा में साइड ले लेते हैं। डेबिट साइड में क्या रहता है, क्रेडिट साइड में क्या रहता है ना। तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ऑल कैश रिसिप्ट्स आर शोन। जितने भी कैश में रिसिप्ट हुए हैं, नगद प्राप्त हुआ है, उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में ऑल रेवेन्यू पेमेंट, ब्रैकेट में लिख देता है एक्सपेंसेस, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस या ऑल रेवेन्यू पेमेंट, है ना, आर शोन whether it is paid
और ड्यू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में सारे रेवेन्यू पेमेंट को दिखाया जाता है, चाहे वो उसका पेमेंट कर दिया गया है या वो बाकी है, दोनों को दिखाया जाता है। ठीक है, अगला करते हैं हम लोग। डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल कैश पेमेंट्स आर शोन। जो भी नगद में भुगतान कर दिया गया है उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाए। सारे कैश पेमेंट को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम लिख लेते हैं इसे, रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम, आर शोन whether it is received or due। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में सारे रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम को दिखाया जाता है, चाहे वो मिल गया हमें या अभी मिलना है, लेना है, दिखाया जाता है उसे। अब अगला देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं अगला, छठा में पीरियड। है ना, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स during the year whether it is for previous year or current year or नेक्स्ट ईयर। क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे कैश रिसिप्ट और पेमेंट जो साल के दौरान हुए हैं, करंट ईयर में हुए हैं, उन्हें दिखाया जाता है। चाहे वो रिसिप्ट और पेमेंट पिछले साल का हो, पिछले साल के लिए मिला हो, या करंट ईयर के लिए मिला हो, या आने वाले वर्ष के लिए मिला हो। अगर जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में only current years revenue payment and receipts are shown। क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल सिर्फ करंट ईयर का, है ना, सिर्फ करंट ईयर का रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू रिसिप्ट को दिखाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और अगला कैपिटल एंड रेवेन्यू, थोड़ा इधर से लिखते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड। क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में
चाहे वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट और पेमेंट हो या रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट एंड पेमेंट हो, दोनों को ही दिखाया जाता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट और पेमेंट को दिखाया जाता है। उसके बाद आगे आउटस्टैंडिंग आइटम्स। आउटस्टैंडिंग आइटम्स यानी बाकी बकाया जो है, ठीक है। इट मतलब कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग items because it records only cash items. और यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में it includes outstanding items to show current year income और एक्सपेंडिचर। क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है आउटस्टैंडिंग बाकी बकाया को नहीं लिखता है, क्योंकि वह सिर्फ नगद जो भी उसके पास कैश में रिसिप्ट हुआ, एक्चुअल कैश में रिसिप्ट हुआ या एक्चुअल कैश में पेमेंट हुआ, उसे ही दिखाता है। इसलिए वो आउटस्टैंडिंग आइटम्स को इंक्लूड नहीं करता, उसे नहीं लिखता। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग आइटम्स टू शो करंट ईयर इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर चूंकि वो सिर्फ करंट ईयर का उसको करना है, तो सारा एडजस्टमेंट करता है वो, मतलब आउटस्टैंडिंग को भी वो इंक्लूड करता है। जो रिलेटेड एक्सपेंस है या रिलेटेड इनकम है उसके साथ वो एडजस्ट करता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, प्रीपेड accrued unearned items। इसमें भी वही बात है, it does not record prepaid accrued or unearned items, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रीपेड या एक्रूड या अनअर्न्ड को इंक्लूड नहीं करता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इंक्लूड्स प्रीपेड एक्रूड unearned items to show current year income और एक्सपेंडिचर। क्या है? प्रीपेड एक्रूड या अनअर्न्ड को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने यहां रिकॉर्ड नहीं करता, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि वहां पे एडजस्ट करके करंट ईयर का रिसिप्ट और पेमेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाना है, ठीक है। और इसके बाद में कर लेते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स लिखन, depreciation and bad debts are not recorded in receipt in payment account।
तो क्या है, डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स को रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, नहीं लिखा जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा भाई, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसे कि सरप्लस कहते हैं, या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसे कि डेफिसिट कहते हैं, हिंदी में आधिक्य, सरप्लस का मतलब और डेफिसिट का मतलब कमी। तो क्या है क्लोजिंग बैलेंस में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, अगर रिसिप्ट ज्यादा हुआ है, पेमेंट कम हुआ है, तो बचा हुआ जो रहेगा पैसा वो क्लोजिंग कैश इन हैंड होगा या क्लोजिंग कैश एट बैंक होगा। और अगर रिसिप्ट कम हुआ है, पेमेंट ज्यादा हो गया है, तो उस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट निकलेगा। तो भाई कैश इन हैंड, अपने क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होगा तो वो बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड में, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो बैलेंस जो निकलेगा वो डेबिट साइड में निकलेगा। इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो बैलेंस निकलेगा, अगर इनकम ज्यादा हुआ है, एक्सपेंस कम है, तो हमारा निकलेगा सरप्लस, जिसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस केस में क्या होगा, उसका इनकम ज्यादा हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ है, तो जो बैलेंस निकलेगा वो डेबिट साइड में जो सरप्लस होगा, और अगर एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, इनकम कम हुआ है, तो वो डेफिसिट होगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम जिसको बोलते हैं, तो वो बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड में। तो अब हम लोग फर्क समझते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में क्या फर्क है ना, क्योंकि सवाल में या भी इसके पहले जो वीडियो डाला उसमें चर्चा में भी कई बार कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट, ये टर्म आपको सुनने को मिला। तो उसका मतलब हमें समझना होगा कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल पेमेंट क्या है, रेवेन्यू पेमेंट क्या है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। तो पहला हो गया मीनिंग, ठीक है, मीनिंग क्या मतलब है कैपिटल रिसिप्ट का और क्या मतलब है रेवेन्यू रिसिप्ट का। तो भाई कैपिटल रिसिप्ट इट either decreases any fixed asset or increases any fixed liability, fixed liability, ठीक है। और यहां रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, इट नाइदर डिक्रीजेस एनी fixed asset nor increases any fixed liability, ठीक है।
क्या है? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो कि इट आइदर डिक्रीजेस एनी फिक्स्ड एसेट और इंक्रीजेस एनी फिक्स्ड लायबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट मतलब हमारे पास रुपया आया, पूंजीगत प्राप्ति। कैपिटल रिसिप्ट कैसे होगा? तो वो तब होगा जब हमारे पास से कोई फिक्स्ड एसेट्स घट रहा है या हमारा कोई फिक्स्ड लायबिलिटी बढ़ रहा है। कैसे? तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ लैंड, जमीन बेचा हमने, लैंड बेचा तो रुपया तो आया, पर क्या हुआ? हमारे पास से लैंड चला गया, लैंड खत्म हो गया। ठीक है। या सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ मशीनरी, जो भी चीज बेचेंगे तो वो तो हमारे पास से खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, और उसके बदले हमें रुपया मिलेगा। तो कैश रिसिप्ट तो होगा, पर उसके बदले हमारा कोई फिक्स्ड एसेट घट जाएगा। ठीक है, उसमें कमी आ जाएगा। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। और तो क्या बोला? इट आइदर डिक्रीजेज एनी फिक्स्ड एसेट, उसका एग्जांपल तो दे दिया, और इंक्रीजेज एनी फिक्स्ड लायबिलिटी। या फिर दूसरा एक तरीका हो सकता है कि कहीं से हमने कर्ज ले लिया, लोन ले लिया, तो इससे भी रुपया आ जाएगा, पर क्या होगा? एक लायबिलिटी बढ़ जाएगा। इसलिए यहां पे लिखा मैंने कैपिटल रिसिप्ट में कि या तो ये हमारे किसी फिक्स्ड एसेट्स में कमी लाएगा या ये हमारे किसी लायबिलिटी को ये बढ़ा देगा। तो लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो लोन लिया तो रुपया तो आ गया, कैपिटल रिसिप्ट हुआ, क्योंकि हमारा एक लायबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या लिखा? इट नाइदर डिक्रीजेज एनी फिक्स्ड एसेट, यहां पे रुपया आता है, प्राप्त होता है, लेकिन यहां पे कोई फिक्स्ड एसेट में कोई कमी नहीं आती है, और ना ही नॉर इंक्रीजेज एनी फिक्स्ड लायबिलिटी, ना ही कोई फिक्स्ड लायबिलिटी में बढ़ जाता है हमारा। जैसे इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, चंदा प्राप्त हुआ, तो ये हमारा ना तो लायबिलिटी बना, कोई लायबिलिटी भी नहीं बना, और हमारे किसी एसेट में कमी भी नहीं आई। और दूसरा मेंबरशिप फी रिसीव्ड, मेंबरशिप फी रिसीव्ड, या कमीशन रिसीव्ड, एंट्रेंस फी रिसीव्ड। तो सब में पैसा तो आ रहा है, रिसिप्ट तो हो रहा है, पर यहां पे हमारा कोई लायबिलिटी भी नहीं बन रहा है, ना ही हमें कोई एसेट बेचना पड़ रहा है। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। और यहां पे क्या हो रहा है कि हमारा रिसिप्ट तो हो रहा है, रुपया तो आ रहा है, पर उसके एवज में हमें या तो कोई एसेट बेचना पड़ रहा है जो घट जा रहा है हमारे पास से, या हमने लोन लिया तो हमारा एक लायबिलिटी बढ़ गया। एक ये हो गया। दूसरा रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। तो भाई ये इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। और ये जो है इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर, ये रेकरिंग नेचर का। इसको समझते हैं रेकरिंग नॉन रेकरिंग? ये नॉन रेकरिंग नेचर का यानी कि ये बार बार नहीं होता है। तो हमने अपना फिक्स्ड एसेट बेच दिया, ये बार बार हर महीने बेचते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे बेचते रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो ये बार बार होने वाला चीज नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है कैपिटल रिसिप्ट, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट रेकरिंग नेचर का होता है, ये बार बार होता है। सब्सक्रिप्शन लिया, फिर हो सकता है अगले मंथ उसका मंथली सब्सक्रिप्शन का हो, एनुअली सब्सक्रिप्शन का हो, या मेंबरशिप फी, ये सब रेगुलर बेसिस पे लिया जाएगा, तो ये रेकरिंग नेचर का होता है। तो ये हम लोग कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट को। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो उसे वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि वही रहेगा, इससे थोड़ा चेंज करना होगा। कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। तो ये हो गया, यहां पे कैपिटल रिसिप्ट की जगह लिख दिया कैपिटल पेमेंट,
और यहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह लिख दिया रेवेन्यू पेमेंट। इसका भी मीनिंग लिखते हैं पहले। इट आइदर इंक्रीजेस, उसका बिल्कुल उल्टा है, एनी फिक्स्ड एसेट और decreases any fixed liability। ठीक है, और यहां रेवेन्यू पेमेंट में इट नाइदर increases any fixed asset nor decreases any fixed liability। भाई क्या है? तो कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। कैपिटल पेमेंट क्या है? इट आइदर इंक्रीजेज एनी फिक्स्ड एसेट और डिक्रीजेज एनी फिक्स्ड लायबिलिटी। रेवेन्यू कैपिटल पेमेंट में क्या होगा? या तो हमारा कोई एसेट फिक्स्ड एसेट बढ़ जाएगा हमारे पास, या हमारा कोई जो फिक्स्ड लायबिलिटी है वो घट जाएगा। तो भाई इसका एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड। अच्छा, जमीन खरीदा हमने तो पेमेंट किया, पेमेंट करने से क्या हो, हमारे पास में एक फिक्स्ड एसेट लैंड बढ़ गया, ठीक है। या परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा हमने तो फर्नीचर बढ़ गया, इसके बदले में पेमेंट करना पड़ा, वो कैपिटल पेमेंट है। या रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लिया था उसे चुकाया, लोन लिया था उसे लौटाया, तो लोन लौटाया तो एक लायबिलिटी घट गया, क्या था? डिक्रीज है, और डिक्रीज यानी फिक्स्ड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी में कमी आ जाएगा। तो लोन को चुका दिया, उसमें पेमेंट किया, तो क्या हुआ? वो लोन वाला लायबिलिटी तो हमारा खत्म हो गया या घट गया। तो ये इसका एग्जांपल था कैपिटल पेमेंट का। और इसका एग्जांपल रेवेन्यू पेमेंट का एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरी, है ना, वेतन का भुगतान किया, रेंट पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो ये सब का भुगतान कर रहे हैं हम, खर्च कर रहे हैं पैसा। तो इससे ना तो हमारा कोई फिक्स्ड एसेट भी हम खरीद नहीं रहे, सैलरी का पेमेंट किया, उसका सर्विस लिया था, उसके बदले उसे अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को सैलरी दिया, तो यहाँ कोई फिक्स्ड एसेट बढ़ नहीं रहा है और ना ही कोई फिक्स लायबिलिटी कर रहा है, कोई लोन का भी पेमेंट नहीं कर रहा है, कोई कर्ज भी वापस लौटा नहीं रहा है। तो ये हो गया रेवेन्यू पेमेंट। और दूसरा जो पॉइंट है वही है, कैपिटल पेमेंट जो है नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब बार बार नहीं होता है, और रेवेन्यू पेमेंट जो है रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।